सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में अर्थालंकार के कुछ उपभेदों के बारे में जाना था, जिसमें आपने मुख्य रूप से उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ा था। और उससे भी पहले आपने शब्दालंकार के मुख्य 3 उपभेद, जिसमें श्लेष, अनुप्रास और यमक का अध्ययन किया था। तो आज मैं आपके समक्ष अपनी एक नई विचारधारा के साथ एक नए शीर्षक के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज आप लोग अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार के बारे में अध्ययन अध्यापन कार्य करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, कहने का आशय यह है जब किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का किसी गुण को इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए, कहने का आशय यह है कि वह अपनी लोक सीमा का अतिक्रमण कर दे, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन को मुमकिन दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन टरतन टारा। यह चौपाई रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है, जिसमें उस समय का वर्णन है जब भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं और सीता का स्वयंवर चल रहा होता है। प्रत्येक राजा उस शिव धनुष को तोड़ने के लिए बार बार उस धनुष के पास अपनी शक्ति का एहसास कराने जा रहे थे। तो एक बार ऐसी स्थिति आई कि उस समय लगभग 10,000 राजा उस धनुष को लगे उठाने एक साथ, लेकिन उसको उठा नहीं सके। तो यह जो बात कही गई है यह सर्वथा असत्य है, क्योंकि एक धनुष बहुत छोटी होती है और उतनी बड़ी नहीं होती है, और अगर मान लीजिए वो बड़ी भी है तो 10,000 राजा एक धनुष को नहीं पकड़ सकते। तो कहने का आशय यह है कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में यह जब कहा गया है कि जब धनुर्भंग हो रहा था तो कोई राजा उस धनुष को उठा नहीं पा रहा था, तब 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन वह अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। तो यह बात बिल्कुल असंभव है, क्योंकि 10,000 लोग एक धनुष को उठा नहीं सकते। इसलिए यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। और भी उदाहरण के माध्यम से हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में समझते हैं। अगला उदाहरण है परवल पाक फाट ही गेहूं। परवल पाक फाट ही गेहूं। यह पंक्ति सुप्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा नागमती वियोग वर्णन अर्थात पद्मावत में लिखा गया है, जिसमें उस समय कवि वर्णन करते हुए कहता है कि नागमती का जो विरह था, जो विरह संताप था, वह उस समय इतना संतप्त थी, ऐसा लगता था उसके ताप के कारण परवल पाक गए, यानी परवल जो है पक गए हैं, एकदम से पीले पीले पड़ गए हैं, और गेहूं का हृदय फट गया है। गेहूं का हृदय फट गया है। लेकिन यह कथन बिल्कुल असंभव है, क्योंकि गेहूं का कभी हृदय नहीं फट सकता। अतः यह बात बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है, इसलिए यह भी उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो कहने का आशय यह है जब भी किसी उदाहरण में, जब भी किसी कविता में किसी भी बात को खूब बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है, तब वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अर्थात उसमें वास्तविकता को सही रूप से दर्शाया नहीं जाता है। हम अगले अलंकार पर बढ़ते हैं। दूसरा है मानवीयकरण अलंकार।
तो मानवीकरण अलंकार की क्या परिभाषा है, हम इसके बारे में जानते हैं। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल या बहुत से जो प्राकृतिक चीजें हैं जो अचेत हैं और उनमें क्या किया जाता है, जब मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है। कहने का आशय है, जब किसी निर्जीव चीज या सजीव में जब मानवीय रूप दर्शाया जाता है, वह निर्जीव सजीव मानव ना होकर के कोई और वस्तु हो, कोई पेड़ पौधा हो, कोई प्राकृतिक विपदा हो, कहने का आशय इन सब पर अगर आधारित करके जब उसको मानव का रूप दे दिया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम पहले समझते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिया गया है कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की क्रिया केवल मनुष्य ही कर सकता है, प्राकृतिक चीजें नहीं कर सकती, यह असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन प्राकृतिक चीजों में किया जाता है तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ फूल और कलियां ना हंस सकती हैं ना मुस्कुरा सकती हैं, लेकिन मानव का रूप दर्शाया गया है, इसलिए यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। हम और एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। ऊपर दिए गए पंक्तियों में बताया गया है कि सुंदर जो संध्या सुंदरी है, वह जब आसमान से उतरती है तो जब कैसे धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की गई है। और जब सजीव भावनाओं का वर्णन प्राकृतिक चीजों में किया जाता है तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जबकि संध्या सुंदरी एक प्राकृतिक चीज है, लेकिन एक परी, एक मानव के रूप में उसको दर्शाया गया कि वह किस तरीके से आसमान से धीरे धीरे पृथ्वी पर आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। तो आज आपने मुख्य रूप से अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार के बारे में पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर कि आज आपने क्या सीखा। प्रश्न नंबर 1, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इस उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? आपके विकल्प हैं क यमक अलंकार, ख रूपक अलंकार, ग अतिशयोक्ति अलंकार और घ उपमा अलंकार। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है। यह अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण के दरबार में सुदामा जी पहुँचते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके पैरों को अपने जल अश्रुओं से, अपने आँखों के जो अश्रु हैं उनसे ही पैर धो डालते हैं और बगल में पानी परात को स्पर्श तक नहीं करते हैं। तो यह बात जैसा कि संभव नहीं है, इसलिए किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके जब प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, उक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है? आपके विकल्प हैं क उपमा, ख रूपक, ग अतिशयोक्ति, घ मानवीकरण। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ माने बादल, आए बड़े बन ठन के संवर के, बहुत सज धज करके आए, जैसे दूल्हे के समान आए हैं, बहुत सज संवर करके आए हैं। तो बादल कहीं सजता संवरता नहीं, ये तो सजना संवरना मनुष्य का काम है। तो यह बादल को किसका रूप दिया गया है? मानव का रूप दिया गया है। इसलिए आपका विकल्प घ बिल्कुल सही है, मानवीकरण अलंकार होगा इस पंक्ति में। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मानवीकरण अलंकार का कौन सा लक्षण सही है? आपके विकल्प हैं क इसमें निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में दर्शाया जाता है, ख इसमें प्राकृतिक चीज को
मानवीय रूप में दर्शाया जाता है। ग, इसमें निर्जीव वस्तु को मानव का रूप दिया जाता है। घ, उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं मानवीकरण अलंकार के ये तीनों लक्षण बिल्कुल सही है, इसलिए आपका विकल्प घ सही है, उपर्युक्त सभी। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, मुदित महीपति मंदिर आए और सेवक सचिव सुमंत बुलाए। उपयुक्त कथन पद में कौन सा अलंकार है? आपके विकल्प हैं क उत्प्रेक्षा, ख रूपक, ग वक्रोक्ति, घ अनुप्रास। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा। यहाँ पर मुदित महीपत मंदिर मा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो आपका विकल्प घ सही है, अनुप्रास अलंकार। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, मानवीकरण अलंकार के 5 उदाहरण लिखिए। मानवीकरण अलंकार के 5 उदाहरण लिखिए। आपका दूसरा प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकार के 2 उदाहरण देकर स्पष्टीकरण भी दीजिए। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रकरण के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।